चलिए बच्चों, तो आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं डायरेक्शन रेशो एंड कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन पहले हैं और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो डायरेक्शन रेशोज। ठीक, डायरेक्शन कोसाइन को डीसीएस भी बोल देते हैं ऐसे शॉर्ट में, और डायरेक्शन रेशो को डीआरएस भी बोल देते हैं ऐसे शॉर्ट में। ठीक, अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है और कितने होते हैं, तो पहले तो ये समझ लीजिए 3 डायरेक्शन कोसाइन होंगे, 3 डायरेक्शन रेशो होंगे। जनरली 3 डायरेक्शन रेशो, 3 डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ज्यादा हो सकते हैं, कैसे उनको लिखने का तरीका वो भी हम देख सकते हैं आगे। पहले यहां समझे डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। हम लोग क्योंकि 3D पढ़ रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा पढ़ लिया हमने, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करने वाले हैं। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बात करने का मतलब है कि अब लाइन भी 3D में आ जाएगी और प्लेन भी 3D में आ जाएगा। तो उससे पहले ये जान ले क्या है। सपोज कोई वेक्टर है मेरे पास, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस आप लोग एज्यूम कर लीजिए आपकी तरफ है। आपको ये हवा में वेक्टर है ऐसे, इस तरह से है ये। अब अगर आप ध्यान से देखो, चलो मैंने इसको यहां तो ऐसे बना दिया, इस वेक्टर को मैंने ऐसे बना दिया, कोई वेक्टर है, इसका एक्स एक्सिस से कुछ एंगल होगा, उसको मैंने अल्फा मान लिया। भाई जैसे ये वेक्टर ऐसे है तो इसका एक्स एक्सिस से कुछ एंगल होगा ना, अल्फा मान लिया। इसी तरह वाई एक्सिस से कुछ एंगल होगा, उसको बीटा मान लिया मैंने। अब यहां तुम ये मत कह देना कि अल्फा प्लस बीटा 90 होगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया। वेक्टर तो ऐसा है, वो अल्फा जो होगा वो ये वाला एंगल होगा और बीटा जो होगा वो ये वाला एंगल होगा। कुछ मेरी बात समझ में आई? क्या देख पा रहे हैं आप? मतलब ये ऐसा है ही नहीं कि अल्फा प्लस बीटा 90 हो जाए, ऐसा नहीं है। ये तो ऐसे हवा में है, समझ लीजिए। तो एक्स एक्सिस से इसका जो एंगल है वो ये है जिसको मैंने अल्फा कहा है, और वाई एक्सिस से इसका एंगल ये है जिसको मैंने बीटा कहा है। इसी तरह जो जेड एक्सिस आपकी तरफ आ रही है जिसको मैंने इस मार्कर से बना दिया, इसके और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है वो गामा मान लिया मैंने। जेड एक्सिस जो आपकी तरफ आ रही है उससे जो इसका एंगल बन रहा है बच्चों, ये वाला एंगल, ये देखिए ये वाला एंगल। तो ये एंगल मैंने कितना मान लिया जेड एक्सिस से, ये जेड एक्सिस बना देता हूं मैं ऐसे, और इस वेक्टर का ये वाला एंगल मैंने मान लिया गामा। ठीक, कोई भी वेक्टर अगर आप 3D में बनाएंगे, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनाएंगे, तो उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल होगा, हमेशा होगा। उन एंगल को हमने नाम दिया अल्फा बीटा गामा का, अल्फा बीटा और गामा का। अगर हम इनका कोसाइन ले लें, भाई एंगल का हम साइन भी ले सकते हैं, टेन भी ले सकते हैं, अगर हम कोसाइन ले लें तो हमने कोसाइन ले लिया, यानी कॉस अल्फा ले लिया, कॉस बीटा ले लिया और कॉस गामा ले लिया, तो इन तीनों को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, और आगे हम इनका नाम लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ये समझ में आया? किसी भी वेक्टर के एक्स वाई जेड एक्सिस से जो एंगल बनते हैं उनका अगर हम लोग कॉस ले लेंगे तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन इसमें यह बात ध्यान रखना बच्चों, ऐसा मत सोच लेना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तीनों एंगल बने, कहां 360 हो सकता है? नहीं होगा। कभी हो जाए वो एक इत्तेफाक है, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि तीनों एक्सिस पे पूरा एंगल 360 होता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी 360 होगा, ऐसा कुछ नहीं। इतनी बात में कुछ पूछना हो तो बोलो पहले जल्दी से। चलो मैं ही समझा रहा हूं, सुनते रहो मेरी बात जरा। मान लेते हैं इस वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x, y, z हैं। यानी कि अगर मैं इस वेक्टर को लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा xi प्लस yj प्लस z के, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट x, y, z है। अब जरा आप ध्यान से देखो, मैंने इसका नाम, ये z एक्सिस अभी यहां से मिटा दे रहा हूं जरा मैं। z एक्सिस आप वैसे ही एज्यूम करे रहना कि वो आपकी तरफ निकल करके आ रही है, आपके डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे एज्यूम करना। अब जो मैं दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखना जरा। इसमें x अगर मैं ढूंढूंगा तो बच्चों ये डिस्टेंस x ही तो होगी, बोलिए यस और नो? सब लोग जवाब दो भाई जल्दी जल्दी।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये डिस्टेंस पूछूं तुमसे, ये O है और ये A है, अगर मैं पूछूं ये OA डिस्टेंस कितनी होगी तो बताओ भैया कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी? अरे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये रहा वेक्टर, ये रहा वेक्टर, तो इसका मतलब OA की लेंथ अगर मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, तो OA कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है कि नहीं? अरे बोलिए। तो अगर मैं इसमें कॉस अल्फा लगा लूं, अगर मैं इसमें कॉस अल्फा लगा लूं तो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना माना है मैंने x, और हाइपोटेन्यूज कितना है OA। OA की वैल्यू मैंने लिख रखी है यहां पर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें कोई डाउट किसी को? अगर मैं कॉस बीटा की बात करूं, अगर मैं कॉस बीटा की बात करूं तो मैं क्या करता हूं अब की बार, ये तो वाई एक्सिस तो ऊपर तक जा रही है, मैं इसको यहां मिला लेता हूं। ठीक भाई, ये डिस्टेंस तो y होगी ना, क्या लगता है भाई? ये y है तो ये y हुआ, और ये y हुआ तो ये भी तो y हुआ। अब इस ऊपर वाले ट्राइंगल में कॉस बीटा लगा लो। अगर मैं कॉस बीटा लगाऊंगा तो फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी y अपॉन OA, और OA की वैल्यू हम लोग ने निकाल रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली जेड एक्सिस के लिए तो मैं यहां बना नहीं पाऊंगा ऐसे ट्राइंगल, लेकिन आप देखो कॉस अल्फा है तो एक्स अपॉन दिस, कॉस बीटा है तो वाई अपॉन दिस, तो कॉस गामा में क्या होगा, क्या लगता है? जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कॉस गामा की वैल्यू हो जाएगी। ओके, बोलिए बच्चों। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। अभी सही आ रही है आदित्य कि अभी भी स्लो आ रही है? जब मैं धीरे बोल रहा था इसलिए शायद स्लो आ रहा होगा अभी तुम्हें। चलो बोल देना, कहीं सुना ही ना पड़े तो। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब एक फॉर्मूला हम डेवलप करने जा रहे हैं। अगर मैं तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो देखो क्या वैल्यू आएगी। कॉस अल्फा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन, और नीचे स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की अगर बच्चों में बात करूंगा तो क्या होगा? वाई स्क्वायर अपॉन, और नीचे स्क्वायर रूट हटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर गामा की बात करूंगा तो जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर तीनों को मैं ऐड कर दूं तो एलसीएम तो तीनों का सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों का ही एलसीएम होगा। ऊपर क्या आएगा बताओ बच्चों? ऊपर क्या आएगा? ये ऊपर आ जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब देखो जरा ध्यान से एक बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे अभी आगे के काफी सारे क्वेश्चंस हमारे हल होंगे। जो कॉस अल्फा होता है, कॉस अल्फा होता है, इसको हम लोग एल से डिनोट कर देते हैं, कॉस बीटा को हम लोग m से डिनोट कर देते हैं, और कॉस गामा को हम लोग n से डिनोट कर देते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1 आ गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, एक चीज चलो पहले इतना नोट कर लो फिर बताते हैं। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर एल इज कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या थी वो भी ध्यान रखिएगा, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक बात और देखो जरा, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, आंसर करिएगा मुझे। जैसे मान लो ये मैंने एक्स वाई एक्सिस बना दी, और z एक्सिस वही है जो बच्चों आपकी तरफ आ रही है, उसको मैं चलो ऐसे बना भी देता हूँ, ये z एक्सिस है, ये आपकी तरफ आ रही है। अगर मैं एक वेक्टर की बात करूँ, जैसे मैंने अभी बनाया था, सपोज मैंने ये वेक्टर बनाया इस तरीके से, ठीक है,
इसका ये एंगल मैंने अल्फा लिखा, तो निगेटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना है बताइए? 180 माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। ओके, इसी तरीके से एक डायग्राम मैं यहां बनाता हूं, इसको बस तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूं, इसको नोट मत करना। अब की बार मैंने यहां से एंगल बनाया बीटा वाई एक्सिस से, तो निगेटिव वाई एक्सिस से एंगल कितना है? पाई माइनस बीटा। इसी तरह निगेटिव जेड एक्सिस से एंगल कितना होगा? पाई माइनस गामा। इसका मतलब क्या हो गया, समझो जरा बात को। इसका मतलब अब की बार क्या हो गया कि एंगल हो गए पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। तो अब अगर तुम इन एंगल से डायरेक्शन रेशो निकालो, मेरी बात सुन, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन निकालो, मेरी बात सुनिए ध्यान से। हमने डायरेक्शन कोसाइन पहले पॉजिटिव एक्सिस से निकाले थे, तो पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बन रहे थे उनका कॉस ले लिया था। अब हम अगर निगेटिव एक्सिस से जो एंगल बन रहे हैं उनका कॉस ले ले तो उनको भी डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। तो अगर तुम निगेटिव एक्सिस से लेते हो तो ये 3 एंगल बने, और अगर इनका कॉस ले लोगे तो जैसे कॉस पाई माइनस अल्फा, तो कॉस पाई माइनस अल्फा एक हुआ, कॉस पाई माइनस बीटा दूसरा हुआ, और कॉस पाई माइनस गामा तीसरा हुआ। तो कॉस पाई माइनस अल्फा क्या होता है बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, यानी ये हो गया माइनस कॉस अल्फा, ये हो गया माइनस कॉस बीटा, और ये हो गया माइनस का कॉस गामा। यानी ये हो गया माइनस का एल, ये हो गया माइनस का एम, और ये हो गया माइनस का एन। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन या तो तीनों पॉजिटिव होंगे एल एम एन, या तीनों नेगेटिव होंगे। ऐसा नहीं होगा डायरेक्शन कोसाइन के साथ कि एक डायरेक्शन कोसाइन पॉजिटिव और एक डायरेक्शन कोसाइन नेगेटिव, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर के या किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ना, वो ये होते हैं प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम, प्लस माइनस एन। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, या तो तीनों पॉजिटिव साइन ही लिए जाएंगे या तीनों नेगेटिव साइन ही लिए जाएंगे। इसमें पूछ लो, किसी को कुछ पूछना हो तो। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट बात हम लोग सीखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। भाई डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर और लाइन ही तो हमने निकालना सीखा है, तो फिर एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन ही है, जेड एक्सिस भी एक लाइन है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई ऐसे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, तो भाई आपको पहले एक्स एक्सिस का एंगल तीनों एक्सिस से पता होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस का एंगल एक्स एक्सिस से कितना होता है? 0, यानी अल्फा बराबर 0। एक्स एक्सिस का एंगल वाई एक्सिस से कितना होता है? 90, यानी बीटा इज इक्वल टू 90। और एक्स एक्सिस का एंगल जेड एक्सिस से कितना होता है? जेड एक्सिस ये है जो आपकी तरफ आ रही है, उससे कितना है इसका एंगल बच्चों देखोगे तो 90 डिग्री। तो फिर गामा भी कितना हो गया? 90 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइन ये नहीं होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन तो ये होते हैं ना, डायरेक्शन कोसाइंस ये होते हैं। क्या हो गया जल्दी बताओ? तो cos 0, cos 90, cos 90, यानी 1 0 0। यानी कि जो डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ एक्स एक्सिस वो क्या हो गया? 1 0 0। ये तुम्हें याद होना चाहिए, कैसे आए मैंने बता दिया। वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? ओवरली बता दो अब जल्दी से मुझे। 0 1 0, वेरी गुड। क्योंकि वाई एक्सिस का अपने से एंगल कितना होगा? 0 होगा, तो वो बीच में आएगा क्योंकि वो बीच वाला एंगल होता है। जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन बता दो बच्चों जल्दी से, क्या होंगे? 0 0 1। ये तुम्हें एकदम रटा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलिए बच्चों आगे समझते हैं हम लोग कि डायरेक्शन रेशो क्या है। डायरेक्शन रेशो क्या है बच्चों? ये आपको डायग्राम में कहीं नहीं दिखेंगे। जैसे मैंने आपको अल्फा बीटा गामा डायग्राम में बनाया, उनका कॉस ले लिया, वो सब आपको डायग्राम में दिखा दिया, डायग्राम में कहीं नहीं मिलेंगे। इनको डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं, डायरेक्शन रेशो के साथ साथ डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो समझे पहले हम लोग।
ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन कोसाइन से ही रिलेटेड है, इसलिए इनका नाम भी वैसा ही है। कहीं ना कहीं डायरेक्शन के बारे में ही बात हो रही है। होता क्या है, जब तुम डायरेक्शन कोसाइन यूज करते हो तो तुम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा अगर किसी ट्राइंगल में लगाओगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कहीं फिट करोगे तो होगा क्या, कभी तुम्हारे पास वैल्यू ये आएंगी कॉस अल्फा की, या एल की वैल्यू कभी ये आएंगी 1/3, कभी 2/3, कभी मान लेते हैं 1.5/3, कभी √2/3, इस तरह की वैल्यू आएंगी, है ना। यह तुम्हारा एंगल अगर 60 है तो तुम लोग जानते हो कि cos 60 की वैल्यू, मान लो अल्फा अगर 60 दिया है तो cos 60 की वैल्यू 1/2 आएगी, है ना। अगर 30 दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू तो cos अल्फा की वैल्यू √3/2 आएगी। तो कुछ इस तरह के डायरेक्शन कोसाइन हमें जनरली मिलते हैं मैक्सिमम। इनके साथ ना थोड़ा कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन सपोज मैंने मान लिया ये है 2/3 और 1.5/3, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और एक लिख लेता हूं 1/3। मान लेते हैं ये डायरेक्शन कोसाइन है, बल्कि इसको थोड़ा मान लेता हूं मैं 6 मान लेता हूं इसको, इसके ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो होगा क्या कि इन नंबर को लेके अगर हम लोग आगे कैलकुलेशन में जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो इन डायरेक्शन कोसाइन की जगह हम कुछ और नंबर भी यूज कर सकते हैं। कैसे? डायरेक्शन कोसाइन है, जैसे ये है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस और नो? यानी कि किसी कांस्टेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, अब ये 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 6 से करोगे तो 2 टाइम्स होगा ना, ये तो 4, ये 1.5 और ये फिर 4 हो गया। फिर तुमने कहा नहीं सर ये डेसिमल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने कहा 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अब थोड़ा, हाँ लास्ट वाला 2 रहेगा, ये 2 रहेगा। अब फिर क्या हुआ कि भाई तुम लोगों ने ये कहा कि सर ये 1.5 भी गड़बड़ कर रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है या मुश्किल हो सकता है, तो मैंने कहा 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्शन कोसाइन थे, लेकिन इनको किसी पर्टिकुलर नंबर से तुम मल्टीप्लाई करके अपनी कैलकुलेशन के लिए सिंपल बना के जो ला रहे हो वो डायरेक्शन रेशो है, उनको डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखना कि अगर आप 2/3 से 8 बना रहे हो, ये बनाया ना, या 1.5/6 से 3 बना रहे हो, या आप 1/3 से 4 बना रहे हो, तो एक सेम नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ कर रहे हो, एक सेम नंबर से कर रहे हो। वो नंबर मुझे बताओ क्या है, बताइए वो नंबर क्या है? 12। वो नंबर है 12। 12 से हम सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक फैक्टर है। इसका मतलब ये हो गया, मैं लिख सकता हूं, यहां देखो बच्चों, 2/3 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा, सही है ना। इसी तरह 1.5/6 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा, और 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा, सही है ना इतनी बात? अरे बोलिए। इसका मतलब एक फैक्टर है ना, एक फैक्टर है ना, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं एक काम और कर दूं, कुछ नोट नहीं करना है इसमें, ये सब समझाने वाली चीजें हैं बस तुम्हारे लिए। अगर मैं एक काम और कर दूं कि मैं 2/3/8 कर दूं, 2/3/8, और ये 12 उधर ले जाऊं तो ये 1/12 हो जाएगा। इसी तरह ये 1.5, मतलब इस 1/12 को मैं हर बार उधर ले जा रहा हूं और बाकी सारी वैल्यू लिख दे रहा हूं, तो इधर अब की बार ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा। इसी तरीके से ये 4 नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा। ये सब की सब 1/12 की वैल्यू है या नहीं है? बताइए जल्दी। अच्छा, इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं। थोड़ा सा सही करने का मतलब 1.5/6 ऐसे था ना ये, और ये 1/3 है ना, तो 1/3 ऐसे लिखते हैं और 4 उसके नीचे ले आए। अब आप देखो ऊपर क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, नीचे क्या है, डायरेक्शन रेशो। ऊपर क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, नीचे क्या है, डायरेक्शन रेशो। ऊपर क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, नीचे क्या है, डायरेक्शन रेशो। ठीक। तो यहां से क्या निकला कि डायरेक्शन कोसाइन को अगर मैं LMN लिख रहा हूं,
और डायरेक्शन रेशियोज को अगर मैं ए बी सी लिख रहा हूं तो इसका मतलब यहां से L अपॉन ए बराबर है किसके, M अपॉन बी बराबर है किसके, N अपॉन सी। ये है मामला। और ये रेशो खुद किसके बराबर है, 1/12 के इस क्वेश्चन में बराबर है, इस एग्जाम्पल में। वो एक कांस्टेंट नंबर है तो उसको मैं बराबर कर दे रहा हूं के। इसका मतलब ये हो गया L इज इक्वल टू ए के, M इज इक्वल टू बी के, N इज इक्वल टू सी के। और इसका मतलब हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका मतलब L प्रोपोर्शनल टू ए, M प्रोपोर्शनल टू बी और N प्रोपोर्शनल टू सी। यानी डायरेक्शन रेशियो आर द नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। बस इतनी सी डेफिनेशन है, लेकिन कहीं डायग्राम में नहीं दिखेगा। चलिए देखिए, अब यहां पर एक चीज और, एक रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, और उसके ऊपर 2 नंबर के बहुत सारे सवाल आते हैं। देखिए यहां पर है ना, L इज इक्वल टू ए के, M इज इक्वल टू बी के, N इज इक्वल टू सी के, और हमको क्या मालूम है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो L की वैल्यू कितनी है, ए के, यानी ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस M की जगह बी स्क्वायर के स्क्वायर और N की जगह सी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, या के स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, या के इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ गई के की वैल्यू। अब अगर ये के की वैल्यू मैं यहां रख दूं तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा के की वैल्यू है, हाँ रूट, अरे हाँ भाई लगा लो स्क्वायर रूट, भाई लगा लो, परेशान मत हो। तो के बराबर आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो अब अगर यहाँ पर आते हैं L इज इक्वल टू ए के, तो ए तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा के की वैल्यू से, यानी ए अपॉन प्लस माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो प्लस माइनस आए ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था L प्लस माइनस में होगा, तो ये L की वैल्यू हो गई। इसी तरह अगर मैं M की वैल्यू निकालूंगा बच्चों तो वो क्या हो जाएगी, तुम लोग पहले इतना नोट करो, बोर्ड पे जगह नहीं है अभी। इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग M की वैल्यू निकालेंगे ना, तो M बराबर क्या है बच्चों, B के, तो K में B ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह N की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, C के, यानी प्लस माइनस C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसको सिंपल से समझो, ये किस किस के बीच में रिलेशन है, ये तीनों फॉर्मूले डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। ये बहुत बारी ऐसा होगा कि तुमको ना डायरेक्शन कोसाइन दे देगा और डायरेक्शन रेशो पूछ लेगा, या तुमको डायरेक्शन रेशो दे देगा और कोसाइन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। इसमें एक बात ध्यान रखना, प्लस माइनस लगा है, या तो तीनों प्लस वाले या तीनों माइनस वाले, मिक्सअप मत करना उनको, ठीक। तो ये 3 फॉर्मूले जल्दी से नोट करो LMN के। देखो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई वेक्टर है x i y j और z के, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने अभी लिखा हुआ है। जैसे ये है वो वेक्टर, तो x y z इसके ऐसे कोऑर्डिनेट होंगे, तभी तो ये वेक्टर ये है, और उसको हमने नाम दे दिया r का, तो ये क्या हो गया, मॉड r। और अगर अभी तुम लोग को ध्यान हो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये डिस्टेंस अगर हमारी x है तो ये अल्फा है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, x अपॉन मॉड r बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी L बराबर कितना हो गया, x अपॉन मॉड r। ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि जो x होता है वो L इंटू मॉड r होता है, यानी कभी कभी आपको क्या कहेगा, उसका मैग्नीट्यूड दे देगा आपको और डायरेक्शन कोसाइन दे देगा और आपसे पूछेगा कि वेक्टर क्या है, ठीक। इसी तरह से यहां से y क्या होता है, m इंटू, किसी को कुछ कहना हो बच्चों बीच में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और z इज इक्वल टू क्या हो गया, n टाइम्स ऑफ मॉड r। और यहां से भी अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो भाई मॉड r तो कांस्टेंट है, मॉड r क्या है, कांस्टेंट है, और अगर मॉड r कांस्टेंट है तो फिर यहां से वही बात आ गई कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। और जो नंबर डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो।
इसका मतलब एक्स वाई जेड किसकी तरह काम करेंगे? हाँ, डायरेक्शन रेशो एबीसी की तरह काम करेंगे। यानी कि अगर तुम्हें कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है तो उसमें जो आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं वो एक्चुअली डायरेक्शन रेशो होते हैं। अब अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हें पता रहेगी और तुमसे इस क्वेश्चन में मैं पूछूं कि डायरेक्शन रेशो क्या है, तो तुम फौरन बता दोगे सर एक्स वाई जेड है। जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि भाई एक वेक्टर है 2i + 3j + 5k और मैंने कहा कि इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशो बताओ, तो तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं है जितना सिखाया। अब मैंने प्रॉपर्टी बता दी ना तुमको, तो तुम बताओगे कि डायरेक्शन रेशो सर इसके ये हैं, ये हैं, इस तरह से ये हैं, ठीक। और फिर मैं तुमसे पूछूं डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था L = ±a/√a² + b² + c²। इसी तरह m का निकाला था, इसी तरह n का निकाला था। उसमें अगर तुम abc की वैल्यू रख दोगे तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे तुम्हारे। तो अगर केवल कोई वेक्टर तुम्हें दिया है तो इस वेक्टर से आप डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यस और नो? बच्चों ये थी प्रॉपर्टी 1, जिसमें अगर कोई वेक्टर r ऐसे दिया होता है तो x y z जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशो हो जाते हैं डायरेक्ट। और अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो ये फॉर्मूले हमारे पास है, इनसे हम निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी 1 थी। प्रॉपर्टी 2 देखो, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो वो एक्स वाई जेड एक्सिस से सेम एंगल बनाएंगी क्योंकि दोनों पैरेलल है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस और वेक्टर्स, टू लाइंस और वेक्टर्स आर पैरेलल, एक मिनट बच्चों जरा, तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो क्या होगा, क्योंकि उनके एक्स वाई जेड एक्सिस से तीनों से एंगल सेम होंगे, यानी पहली लाइन के भी एंगल अल्फा बीटा गामा होंगे और दूसरी लाइन के भी एंगल अल्फा बीटा गामा होंगे। भाई पैरेलल है ना दोनों, मान लो एक लाइन ये एक लाइन ये है, तो देखो एक्स एक्सिस से सेम ही तो एंगल बनेगा दोनों का क्योंकि पैरेलल है। वाई एक्सिस से भी एंगल बनाओगे तो सेम ही तो बनेगा दोनों का, जेड से भी सेम बनेगा, यानी एंगल तो यही बनेंगे। और अगर एंगल ये बने तो इनके कॉस भी सेम होंगे, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जो इस लाइन का होगा पहली लाइन का वही दूसरी लाइन का भी होगा। इसका मतलब ये हो गया कि पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन और दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे। तो अब मैं पहली लाइन के लिए सबको अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1 लिख दे रहा हूं, लेकिन होंगे तो बराबर ही। यहां कॉस अल्फा 1 कॉस बीटा 1 और कॉस गामा 1 लिख देता हूं, तो ये L1 M1 और N1 ये फर्स्ट लाइन के लिए हो गए। सेकेंड लाइन के लिए अल्फा 2 बीटा 2 और गामा 2 हो गए, और ये हो गए L2 M2 और N2 हो गए। तो फॉर इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो क्या होगा, L1 = L2 M1 = M2 N1 = N2। बट डायरेक्शन रेशो बराबर भी हो सकते हैं या वो प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं। यानी कि डायरेक्शन रेशो में अगर हमें फॉर्मूला देखना है पैरेलल लाइंस के लिए तो वो फॉर्मूला ये है, दो लाइंस के A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो अगर डायरेक्शन रेशो के हिसाब से देखना है कि दो लाइन पैरेलल है या नहीं है तो उनके A B C का जो रेशो है वो सेम होना चाहिए। और डायरेक्शन कोसाइन के हिसाब से देखना है तो डायरेक्शन कोसाइन उनके बराबर होनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, यहां बता दे रहा हूं। जैसे एक लाइन है 2i + 3j + 4k और दूसरी लाइन है 4i + 6j + 8k। तो इसमें पहली लाइन के A1 B1 C1 बताओ जल्दी से बच्चों। बोलते जाओ जल्दी जल्दी, सुन रहा हूं मैं। तो 2 3 4 और दूसरी लाइन के जल्दी बताओ 4 6 8। इनका रेशो देख लो, अगर ये रेशो सेम आ रहा है 1/2 1/2 1/2 यानी ये पैरेलल है। और तुमको पहले भी मैं वेक्टर में सिखा चुका हूं, तो इसमें से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो A = लैम्डा टाइम्स B टाइप की कंडीशन आ जाएगी, यानी तब भी पैरेलल है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 2 थी पैरेलल लाइंस के लिए, नोट करो। ये भी देख लीजिए एक, अगर मान लेते हैं कोई वेक्टर ऐसा है उसके दो एंड पॉइंट आपको पता है, ये हो गया x2 y2 और z2 और ये हो गया x1 y1 और z1, और आपसे पूछ रहा है कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे।
या डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, अगर आपसे ये पूछ ले तो मुश्किल काम नहीं है। ऐसे बनाओ तो ये तो एक्स एक्सिस वाला एंगल हो जाएगा एल्फा, यानी कॉस एल्फा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा जल्दी से मुझे बता दो कोई जना, इसका बेस क्या होगा, वेरी गुड, x2 मैंने, क्योंकि ये x2 है ना तो यानी ये पॉइंट x2 होगा, ये x1 है ना यानी ये पॉइंट x1 होगा, यानी x2 मैंने x1, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा वो निकाला जा सकता है डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट, उससे हम निकाल सकते हैं। फिलहाल उसका नाम मैंने PQ रख दिया। तो अगर मैं यहाँ से cos अल्फा लिखूंगा तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, सही है ना। इसी तरह से अगर दूसरा वाला लिखता तो वो क्या होता, y2 माइनस y1 अपॉन PQ। इसी तरीके से अगर मैं तीसरा वाला लिखता तो वो क्या होता, z2 माइनस z1 अपॉन PQ, ये होता। इसमें कोई डाउट किसी को? ये क्या होते हैं L, ये क्या होते हैं M, और ये क्या होते हैं N। अब PQ तो कांस्टेंट है, इसका मतलब L इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है, चेक करो इसको, मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं भाई, PQ तो कांस्टेंट है ना, उसकी लेंथ थोड़ी बदल जाएगी। इसी तरह मैं इस वाले को M को क्या लिख सकता हूं, K टाइम्स y2 माइनस y1 लिख सकता हूं। इसी तरह N वाले को क्या लिख सकता हूं, K टाइम्स z2 माइनस z1 लिख सकता हूं। तो अब मुझे बताओ भाई, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है LMN, तो डायरेक्शन रेशो का काम नहीं कर रहा है ये, बोलिए, यही तो रिलेशन था कि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब अगर किसी वेक्टर या लाइन के तुम्हें एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो उनके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे इस वाले लाइन या वेक्टर के, तो डायरेक्शन रेशो होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये होंगे। ओके, डायरेक्शन कोसाइन या रेशो को ना इस तरह के ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है, y2 माइनस y1 और फिर z2 माइनस z1, ये ग्रेटर देन लेस देन वाले टाइप के निशान है, इस तरह के सिंबल में भी लिखा जाता है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, तरीका है बस। तो बच्चों मुझे लगता है आपको आज का वीडियो, ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।